नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। लास्ट वीडियो में हमने बात की है कि किस प्रकार से हमारे सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान है। पहला सुप्रीम कोर्ट क्या था, क्या नहीं था, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, किस प्रकार हमारा प्रावधान सुप्रीम कोर्ट का किया गया और आज का सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया, ये सारी की सारी बातें हमने कर ली हैं। ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो लास्ट वीडियो भी आप लोग देख कर आओ ताकि आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलें। क्या है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान, कहाँ देखने के लिए मिलता है, उन सभी प्रावधानों की बात हमने कर ली है। योग्यता के बारे में भी बात कर ली है कि एक मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कोई सदस्य बनता है तो किस प्रकार न्यायाधीश बन सकता है, उन प्रावधानों की हमने बात कर ली है। योग्यता की बात करें तो योग्यता की भी बात हमने कर ली है। वकील के कोटे से कौन कौन हमारे न्यायाधीश बने हैं, उन सभी की बात हमने कर ली है। तो आप लोग अच्छे से और ध्यान से इस बात को समझते हुए चलना जो आज हम लोग बात करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट या फिर नियुक्ति के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की। उन सभी प्रावधानों की हम लोग बात करेंगे कि हमारा 99वां संविधान संशोधन किस प्रकार समाप्त किया गया, क्या है 99वां संविधान संशोधन, उन सभी प्रावधानों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आर्टिकल 124 का 2 सेक्शन में प्रावधान दिया गया है अपॉइंटमेंट का या फिर नियुक्ति का। तो कॉलेजियम का प्रावधान क्या है, वर्तमान की क्या व्यवस्था है। अपॉइंटमेंट से ही कंप्लीट वीडियो, काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है ये। अपॉइंटमेंट की हम लोग कंप्लीट ही बात करने वाले हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको देखना ताकि आपको सीखने के लिए मिले। बात करते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए अपॉइंटमेंट या फिर नियुक्ति से कि किस प्रकार से हमारी नियुक्ति होती है न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में। नियुक्ति की हम लोग बात करेंगे आज। नियुक्ति या इसको हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट और बात हम लोग करें यहाँ पर इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जब आर्टिकल 124 आप लोग 124 का 2 सेक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रावधान इसका देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 124(4) के 2 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? यदि सुप्रीम कोर्ट में हमारे न्यायाधीश की नियुक्ति होगी या न्यायाधीश किसी को बनाया जाएगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ प्लस हमारे जो हाई कोर्ट होते हैं उनके संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। ये प्रावधान था पहले और ये भी आर्टिकल 124(2) में लिखा हुआ है। 1950 से 1950 से 1993 तक, 1993 तक ये प्रावधान था कि राष्ट्रपति ही किसकी नियुक्ति करेंगे, वहाँ पर न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। पर बाद में केस सामने आते गए, उन सभी के हम लोग बात करेंगे, चाहे एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ हो 1982 का मामला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड्स के नाम, सुप्रीम कोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन होती है एक बनी हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसका प्रावधान हो 1993 का, उसने क्या प्रावधान दिए, उन सभी की हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो आर्टिकल 124(4) के 2 में क्या लिखा हुआ है वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नियुक्ति के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके, न्यायाधीश के साथ परामर्श करके नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ये प्रावधान था आर्टिकल 124(4) के 2 में। और उसके बाद हम लोग यहाँ बात करें 1950 से 1993 तक राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। यानी यहाँ पर हम लोग बात करें तो 1950 से 1993 तक राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। और यह किसकी सिफारिश पर करते थे? तो यह है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, यह है मंत्री परिषद की सिफारिश पर, मंत्री परिषद की सिफारिश पर ऐसा करते थे, सिफारिश पर ऐसा करते थे। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसके संबंध में हम बात करें तो यहाँ पर प्रावधान था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से 1950 से लगाकर 1993 तक मंत्री परिषद की सिफारिश से ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद यहाँ पर बाद में प्रावधान देखने के लिए आया, या फिर बाद में प्रावधान आया एसपी गुप्ता बनाम एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 का मामला है ये। इसमें राष्ट्रपति के संबंध में जो प्रावधान था कि राष्ट्रपति इस प्रकार से नियुक्ति करेंगे, तो इस बात को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में ही कि इस प्रकार से ये केस सामने आया एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 का मामला कि इसमें इस प्रकार से नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए न्यायाधीशों की। तो इसको प्रथम जजेस के जो केस था उस नाम से जाना जाता है। पहला केस ये सामने आया कि जिस प्रकार नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की, इस प्रकार नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद 1993 में जो बदलाव की बात आती है, तो 1993 में बदलाव इसमें किया गया। और किसके द्वारा किया गया? सुप्रीम कोर्ट में एक एसोसिएशन बनी हुई होती है, तो उसके द्वारा इसमें बदलाव का प्रावधान देखने के लिए मिला, या उसके बाद प्रावधान इसमें किया गया। उसकी हम लोग बात करते हैं। क्या है वह? जिसके माध्यम से 1993 में नियुक्ति के संबंध में ही परिवर्तन कर दिया गया। उनकी हम लोग बात करें तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट, या सुप्रीम कोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट 1993 सुप्रीम कोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एक बनी हुई होती है सुप्रीम कोर्ट्स में। उसने भारत सरकार के साथ एक विवाद हुआ, और उसके बाद जो 1993 में ये सामने आया कि जहाँ जिस प्रकार से नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की, इस प्रकार से नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। इसके संबंध में एक कॉलेजियम का गठन किया जाना चाहिए, एक कॉलेजियम की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके अध्यक्ष हों, और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश उस कॉलेजियम के अध्यक्ष हों, सदस्य हों।
सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड्स ने कहा कि यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में एक कॉलेजियम बनाया जाना चाहिए और जिसमें मुख्य न्यायाधीश क्या हों, अध्यक्ष हों और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या हों, इसके सदस्य के रूप में हों। और उसके बाद इनकी सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति क्या करेंगे, न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिला। 1993 से ही ये प्रावधान कर दिया गया। क्या प्रावधान किया गया? न्यायाधीशों की प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर कॉलेजियम की सिफारिश की गई। कॉलेजियम की सिफारिश की गई। यानी 1993 के बाद जो प्रचलित व्यवस्था थी, मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ही क्या की जानी थी, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी थी। उसके बाद इस व्यवस्था को समाप्त करके किसका प्रावधान किया गया, कॉलेजियम की सिफारिश की गई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं कि इसमें कौन सदस्य होंगे इसके और कौन अध्यक्ष होते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। जो पहला प्रावधान था उसका हटा करके किसका प्रावधान किया गया, कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 1993 से कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया। और इस कॉलेजियम में कौन कौन शामिल होगा, तो कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश, इसके अध्यक्ष होंगे, इसके अध्यक्ष जबकि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे, इसके सदस्य के रूप में होंगे। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिला। उसके बाद ये प्रावधान किया गया और यहाँ 1993 तक। और ये केस की हम लोग बात करें, सेकंड केस के नाम से जाना जाता है। द्वितीय केस ये सामने आया था, सेकंड जजेस केस के ये आया 1993 का। अब यहाँ पर कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या बना दिया गया, इसका अध्यक्ष, और उसके बाद 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश को उनको इसका सदस्य बना दिया गया। और यहाँ पर हम लोग यहाँ बात करें कि इसमें बाद में भी इसके प्रावधान किया गया कि 1998 में राष्ट्रपति ने, और ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना, जहाँ पर जो पहले सिफारिश किसके द्वारा की जाती थी, मंत्रिपरिषद के द्वारा सिफारिश की जाती थी। अब यहाँ पर जो सिफारिश की जाती है
अब किसके द्वारा की जाएगी, इसके जो 1993 में प्रावधान आया था वो इस कॉलेजियम के द्वारा की जाएगी सिफारिश। और ये कॉलेजियम ही क्या करेगा, जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति के संदर्भ में ये प्रावधान करेगा कि इस सदस्य को क्या बनाया जाए, न्यायाधीश बनाया जाए। नियुक्ति हमेशा कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे, क्योंकि ये कॉलेजियम व्यवस्था थी कि उस व्यक्ति को क्या बनाया जाए उसकी सिफारिश करने के लिए था कॉलेजियम के। राष्ट्रपति से ये कॉलेजियम सिफारिश करेगा कि इस सदस्य को क्या बनाया जाए, न्यायाधीश बनाया जाए। मंत्रिपरिषद का प्रावधान को हटा दिया गया था उस समय। उसके बाद में 1998 में प्रावधान आया, राष्ट्रपति ने रेफरेंस और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पूछा सुप्रीम कोर्ट से, जो कॉलेजियम बना हुआ था, कि क्या राष्ट्रपति इस जो भेजते हैं, शर्त भेजते हैं न्यायाधीश बनाने की, तो उसके संबंध में क्या एक बार इस जो आपने प्रावधान भेजा है इसको वापस से पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है या फिर नहीं भेजा जा सकता। तो बिल्कुल राष्ट्रपति के पास अपील भेजी जाती थी, प्रस्ताव भेजा जाता था, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये प्रावधान 1998 से किया गया। तो उसकी हम लोग यहाँ पर बात करें, 1998 में राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में इस सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है या नहीं, इसके बाद की, यानी हम लोग यहाँ पर बात करें, राष्ट्रपति ने पूछा कि 1998 में कि जो कॉलेजियम सिफारिश भेजता है उस पर पुनर्विचार राष्ट्रपति करने के लिए भेज सकते हैं या फिर नहीं भेज सकते, तो बिल्कुल भेज सकते हैं। ये प्रावधान 1998 में देखने के लिए मिला। और उसके बाद यहाँ पर भी बदलाव किए गए। यहाँ से एक बाद में M.N. वेंकट चलैया आयोग बना 2002 में। उसमें उसने ये कहा कि जो राष्ट्रपति के संबंध में या जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, इस व्यवस्था को समाप्त करके एक अलग प्रावधान बनाया जाना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष हों और उसके बाद 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश उसमें शामिल हों और एक विधि मंत्री उसके अंदर शामिल हो, और राष्ट्रपति के द्वारा कोई 2 सदस्य उस जो कॉलेजियम बनाया जाएगा अलग या फिर आयोग बनाया जाएगा, उसका नाम आयोग रखा था अलग, अभी बात करेंगे NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के अलावा 2 न्यायाधीश बनाए जाने चाहिए वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य के रूप में, एक विधि मंत्री उसका सदस्य होना चाहिए, और राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी 2 सदस्य उसमें क्या किए जाने चाहिए, अपॉइंट किए जाना चाहिए उनको राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये प्रावधान बाद में किया गया। जब 1998 में ये प्रावधान बना तो वहाँ पर उसके बाद 2002 में M.N. वेंकट चलैया एक आयोग बनता है 2002 में। उसने इस प्रस्ताव को भी समाप्त करने की बात कही कि ये प्रावधान है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर राष्ट्रीय जो हमारे जिसकी हम लोग अब बात करने वाले हैं, M.N. वेंकट चलैया
एम.एन. वेंकटचलैया आयोग 2002 में बना, जिसने इस कॉलेजियम को समाप्त करने की बात कही और इसके स्थान पर एनजेएसी का प्रावधान किया जाए। इसकी बात की कि वहाँ पर एम.एन. वेंकटचलैया आयोग बना 2002 में और उसने जो कॉलेजियम की व्यवस्था थी इसको समाप्त करने की बात कही। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनजेएसी क्या है, किस प्रकार से इसमें सदस्य होंगे, कौन सदस्य होगा। उसके बाद कही कि एनजेएसी एक बनाया जाना चाहिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाना चाहिए। जो प्रचलित व्यवस्था थी कॉलेजियम की उसको समाप्त करके नया क्या बनाया जाना चाहिए, ये आयोग बनाया जाना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। हम लोग बात करेंगे फिर एनजेएसी क्या है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसको हम बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें उसके बाद किसका प्रावधान किया गया, एनजेएसी का प्रावधान किया गया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। और इसकी बात हम लोग करें ये प्रावधान कब किया गया, 2013 में। इसके गठन के लिए 2013 में 120वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया ताकि जो प्रावधान था पहले कॉलेजियम का उसको समाप्त करके इसका प्रावधान किया जाए। और इसकी बात वहाँ पर की एम.एन. वेंकटचलैया आयोग ने कि यहाँ पर जो भी प्रावधान होगा उसके द्वारा इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होगा, तो उसमें सदस्यों की बात भी यहाँ पर की गई कि इसमें जो सदस्य बनाए जाएंगे वहाँ कौन सदस्य होगा उसकी बात यहाँ पर की गई। अभी बात करूँगा मैं आगे जब इसका प्रावधान 2015 में कर दिया जाएगा उसके बारे में बात वहाँ पर करूँगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2013 में इसके लिए 120वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। इसके लिए लोकसभा में 120वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, परंतु 2014 में क्या हो गई, लोकसभा भंग हो गई। परंतु 2014 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण
यह समाप्त हो गया, यह समाप्त हो गया। 2014 में लोकसभा भंग हो गई और उसके बाद यह समाप्त हो गया। बाद में लोकसभा जब हमारी गठित हुई, बाद में लोकसभा गठित हुई और अगस्त 2014 में और अगस्त 2014 में और अगस्त 2014 में 121वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद जब हमारी 2014 में लोकसभा गठित होती है तो अगस्त में इसका प्रावधान किया गया, वापस से 121वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया और उसके बाद हम लोग यहाँ बात करें तो ये प्रस्ताव पारित हो गया और पारित हो जाने के बाद सबसे पहले इसको, जो राज्य की हम लोग बात करें, सबसे पहले अनुमोदन सितंबर 2014 में राजस्थान ने सबसे पहले इसको अनुमोदन दिया, इस पर अपनी सहमति दी। तो उसके बाद ये प्रस्ताव कहाँ पर पारित हो गया? लोकसभा में पारित हो गया और सितंबर 2014 में राजस्थान इस पर अनुमोदन देने वाला पहला राज्य बना। और उसके बाद यहाँ पर इसी में 31 दिसंबर 2014 को ही राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और 1 जनवरी 2015 से इसको लागू कर दिया गया, इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ बात करें तो 31 दिसंबर 2014 को 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद 1 जनवरी 2015 से हस्ताक्षर कर दिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं और आगे के प्रावधान की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आ गए, ये एनजेसी का भी प्रावधान समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस से बाद में एक आयोग बनेगा, उसकी भी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर ये 2015 में समाप्त हो जाएगा। जो ये प्रावधान था इसको समाप्त करके फिर दोबारा से नई प्रक्रिया लाई जाएगी, सबकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारा जो 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और 1 जनवरी 2015 से यह लागू हो गया, और इसके द्वारा संविधान में तीन नए अनुच्छेद
124A, 124B, 124C 99 संविधान संशोधन के रूप में 99 संविधान संशोधन के रूप में शामिल हुए। यहाँ पर जो 121वां संविधान संशोधन विधेयक था वो 99 संविधान संशोधन के द्वारा 3 आर्टिकल इसमें जोड़ दिए गए संविधान में। यहाँ पर प्रावधानों की बात करें हम लोग, क्या प्रावधान किया गया था आर्टिकल 124(4)A में, तो आर्टिकल 124(4)A में प्रावधान देखने के लिए क्या मिला, ये सारे NGAC के ही प्रावधान हैं, NGAC के, तो वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिला आर्टिकल 124A में। इसके द्वारा NJAC की स्थापना की गई, यहाँ पर NJAC की स्थापना की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में होंगे और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे और उसके बाद विधि मंत्री या कानून मंत्री जिसको बोलते हैं, विधि मंत्री इसका सदस्य होगा और 2 सदस्य ऐसे होंगे जिनको राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिला और किया भी गया 124(4)A से। और उसके बाद आर्टिकल 124(4)B में, आर्टिकल 124(B) में NJAC के कार्यों का उल्लेख किया गया कि क्या क्या कार्य इसके होंगे का उल्लेख किया गया। कार्य की कोई भी जानने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास ये भी समाप्त होने वाला है, आगे हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद आर्टिकल 124 में प्रावधान किया गया, आर्टिकल 124C में प्रावधान किया गया कि जो भी NJAC के संबंध में कानून बनाने हैं, जो भी नियम बनाने हैं, उनका अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। ये प्रावधान यहाँ पर किया गया। तो उसके बाद मैं यहाँ 124(4) के ऊपर मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ कि NJAC, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, NJAC के कार्यों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया।
ये प्रावधान यहाँ 3 आर्टिकलों में इनको जोड़ा गया और उसके बाद ये प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिला। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में भी एनजेएसी के प्रावधानों को चुनौती दी गई और आधारभूत संरचना के आधार पर इसको क्या कर दिया गया, एनजेएसी के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर मैं बताता हूँ उसको भी। 2015 में ही ये बवाल हो गया, प्रावधान आ गया इसका। सुप्रीम कोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट 2015 के मामले में ये प्रावधान आया कि जो ये एनजेएसी बना हुआ है ये आधारभूत संरचना का उल्लेख है। और ये भी आप लोग बात याद रखना, जब हमारे पास यहाँ पर इसका एक और प्रावधान यहाँ क्यों इसको समाप्त कर दिया गया, ये भी अभी बात मैं आपके लिए बता दूंगा। यहाँ पर जब हमारे पास नियुक्ति की जाएगी न्यायाधीश की, तो वहाँ पर यह भी शर्त थी कि प्रत्येक सदस्य की सहमति होना आवश्यक है। और इसी आधार पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा इसको चैलेंज किया गया, इसमें प्रावधान की बात की गई। 2015 में ये केस आया तो वहाँ पर इसको जो आधारभूत संरचना है उसके खिलाफ बताकर इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसके बारे में भी लिख दूंगा मैं अभी कि क्यों ऐसा किया गया था। एनजेएसी में शामिल सभी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक था। यदि एक भी सदस्य मना करता है तो उसके संबंध में न्यायाधीश की उस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये बात वहाँ पर प्रावधान था। इसको बाद में चैलेंज किया गया 2015 में ही। सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट 2015 में एनजेएसी को समाप्त करने की बात की गई, क्योंकि यह और इसका कारण क्यों दिया गया कि क्यों इसको समाप्त किया जाना चाहिए। एनजेएसी को समाप्त करने की बात की गई क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं इसका कारण क्या है, क्यों इसको समाप्त किया गया या कारण इसका क्या दिया गया। क्योंकि यह आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है। ये प्रावधान यहाँ किया गया कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है। और आधारभूत संरचना का व्याख्या कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है। ये आप लोग याद रखना। वहाँ पर आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, इस कारण से इसको समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद इसको चुनौती किस मामले में दी गई, किसके द्वारा दी गई थी,
किसके द्वारा दी गई थी चुनौती? सुप्रीम कोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा चुनौती दी गई। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे और इसके अध्यक्ष की बात हम लोग करें तो कौन थे उस समय अध्यक्ष? जे एस केहर सिंह। इस संविधान पीठ के अध्यक्ष थे जिसको 16 अक्टूबर 2015 को समाप्त कर दिया गया और वापस से वही कॉलेजियम का प्रावधान किया गया जिस कॉलेजियम की हमने पहले बात की थी। सुप्रीम कोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से जो कॉलेजियम आया था कि सुप्रीम कोर्ट 1993 में कॉलेजियम बना था, उसके द्वारा ही इसका क्या किया जाना चाहिए? न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। 16 अक्टूबर 2015 को समाप्त कर दिया गया और वापस कॉलेजियम का प्रावधान कर दिया गया और वही कॉलेजियम जो 1993 में बना और उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके अध्यक्ष होंगे और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे और वापस कॉलेजियम का प्रावधान कर दिया गया। और अब हम लोग यहाँ पर बात कर लें थोड़ी सी कि संविधान में किस प्रकार से नियुक्ति की जानी चाहिए, उसका उल्लेख क्या देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ आप लोग याद रखना, संविधान में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में कॉलेजियम जैसा शब्द का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखना। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संविधान में कॉलेजियम जैसा कोई प्रावधान नहीं है। कॉलेजियम जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए बाद में जो व्यवस्था की बात की जाती है कि संविधान में कहीं न्यायाधीशों के संबंध में कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान है या फिर नहीं, तो वहाँ पर कोई प्रावधान देखने के लिए नहीं मिलता है कॉलेजियम जैसा। संविधान के अंतर्गत कॉलेजियम व्यवस्था है वर्तमान में कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है, तो कॉलेजियम की ही सिफारिश से की जाती है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना वर्तमान के संबंध में। और उसके बाद आगे की हम लोग बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। और यदि हम लोग ये तो जो न्यायाधीश बनते हैं सुप्रीम कोर्ट्स में उनकी बात है, और यदि हम लोग बात करें जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका प्रावधान कैसे किया जाता है, किस प्रकार मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की हम लोग बात करें तो मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किस प्रकार किया जाता है उसकी भी हम लोग साथ के साथ बात कर लेते हैं। क्या प्रावधान किया गया और कैसे कैसे बदलाव वहाँ पर देखने के लिए मिला। यदि मुख्य न्यायाधीश की हम लोग बात करें, मुख्य न्यायाधीश की
मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। पहले मैं आपको पानी पी लेता हूँ, बाकी आप भी लोग पानी पिया करो काफ़ी अधिक। मुख्य न्यायाधीश की हम लोग बात करें तो किसको बनाया जाएगा मुख्य न्यायाधीश, इसके संबंध में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना एक परंपरा है। कहने की बात यहाँ पर क्या है, जो भी हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनको क्या बनाया जाएगा, हमारा मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। जो भी वरिष्ठतम होगा उसको क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। इसका 2 बार उल्लंघन भी किया जा चुका है। इसका 2 बार उल्लंघन भी किया जा चुका है। यहाँ हम लोग बात करें तो वहाँ किसके संबंध में ऐसा प्रावधान किया गया जिस पे उल्लंघन किया गया, तो वहाँ पर हम लोग बात करें 1973 में अजीत नाथ रे के संबंध में ऐसा प्रावधान किया गया। वहाँ पर वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश ना बनाकर बाद में जो दूसरे न्यायाधीश थे उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और उसके बाद हम लोग बात करें तो मोहम्मद हमीदुल्ला बेग 1978 उनके संबंध में भी ये प्रावधान वहाँ पर किया गया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश ना बनाकर निचले न्यायाधीश को क्या बनाया, मुख्य न्यायाधीश बनाया। ये बात आप लोग याद रखना। तो उसकी हम लोग बात करें 1973 में अजीत नाथ रे के संबंध में ये प्रावधान किया गया। और उसके बाद यानी जो बाद वाला जो प्रावधान था उल्लंघन की बात की गई, तो कब किया गया 1973 में। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ आप लोग याद रखना 1978 मैंने बता दिया था, सॉरी उसके लिए 1977 है। 1977 में मोहम्मद हमीदुल्ला बेग के समय क्या बना दिया गया था, इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है, जहां पर अपवाद देखने के लिए मिलता है। और वर्तमान की हम लोग कंडीशन की बात करें तो प्रॉपर तौर पर चल ही रहा है। और आज के हम लोग बात करें इस समय वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश, मैं आपके लिए बता चुका हूं। तो कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, 48वें NV रमन्ना साहब हैं। और सबसे अधिक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कौन से व्यक्ति हैं, कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी हम लोग बात करें। और उसके बाद हम लोग बात करें सबसे कम समय तक कौन से हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं साथ के साथ ही। ये भी आप लोग याद रखना, यदि हम लोग बात करें सबसे अधिक समय तक जो रहे हैं पद पर वो कौन रहे हैं, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो YV चंद्रचूड़ हैं जो 7 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। और उसके बाद हम लोग बात करें जो 17 दिन तक रहे थे, उनका नाम है कमलनाथ नारायण, जो हमारे केवल और केवल 17 दिन तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ये बात आप लोग याद रखना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं उनके लिए, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश
कौन रहे थे उनका भी याद आप लोग रखना। वायवी चंद्रचूर्ण, वायवी चंद्रचूर्ण, और कितने समय तक? 7 वर्ष। और उसके बाद हम लोग बात करें सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक उनकी बात हम लोग करें तो सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक कमल नारायण, कमल नारायण सिंह, और कितने दिन तक? मात्र 17 दिन तक। 17 दिन ये क्या रहे हैं? सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं कमल नारायण सिंह। ये बात आप लोग याद रखना जो मुख्य न्यायाधीश के संबंध में पूछी जाती है। आसानी से आप लोग इनको बता सकते हैं। और वर्तमान की हम लोग बात करें, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा कौन से नंबर के हैं। 48वें नंबर के हैं। और 48वें नंबर के हैं तो नाम क्या है? NV रमन्ना साहब। NV रमन्ना क्या हैं? ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में 48वें सुप्रीम कोर्ट में। ये बात आप लोग याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखना और बताना। और इसको आप लोग शेयर भी करना। आपको लगता हो कि मेहनत की है और सही से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है और बेस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और किसकी? अब हम लोग बात करेंगे शपथ कौन दिलाता है और क्या क्या प्रावधान है, वेतन का क्या प्रावधान है, कहाँ से दिया जाता है, उन सब की बात हम लोग करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर आप लोग करना चाहो तो कर देना, बाकी पढ़ाई आपको करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।